विद्यार्थियों, हम व्याकरण के एक विषय का अध्ययन कर रहे हैं और वह विषय है विद्यार्थियों समास। विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने समास के सामान्य परिचय के बारे में जाना है। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम समास के नवीन प्रसंग अव्ययी भाव समासः का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें, इसे जानने और समझने का प्रयास करें और जहां पर भी आपको आवश्यकता हो वहां पर आप लिखें और उसे स्मरण करें। देखिए विद्यार्थियों, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत क्या क्या होता है। अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अब विद्यार्थियों, जो अव्ययी भाव समास है, उस अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उन पदों के अंतर्गत जो पूर्व पद है उसकी प्रधानता होती है। अब विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने जाना है कि पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। तो इस समास के अंतर्गत विद्यार्थियों जो पूर्व पद है उसकी प्रधानता होती है। यह पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। अब विद्यार्थियों, ये जो पूर्व पद है जिसकी प्रधानता होती है वह क्या होता है, वह होता है अव्यय होता है। अतः कहा जा सकता है कि अव्ययी भाव समास में अवयव के अर्थ की प्रधानता होती है। अब हमने यहां पर जाना है विद्यार्थियों, जो पूर्व पद है वह क्या है, अव्यय है और अव्यय की ही प्रधानता होती है। तो यहां पर सीधा सीधा कहा गया है कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत अवयव पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में बनने वाले समस्त पद अव्यय होते हैं। अब विद्यार्थियों, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो समस्त पद होगा वह समस्त पद क्या होगा, अव्यय होगा। यहां पर ऐसा बताया गया है। चलिए आगे और जानते हैं। देखिए, ये सभी समस्त पद नपुंसक लिंग में भी होते हैं। अब विद्यार्थियों, समास कार्य करने के उपरांत जो समस्त पद बनकर आएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत वह क्या होगा, वह होगा विद्यार्थियों नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में होने के कारण शब्द के अंत में स्थित दीर्घ स्वर को ह्रस्व कार्य भी हो जाता है। यदि समस्त पद के अंत में ह्रस्व अ है तो अ के स्थान पर अम हो जाएगा। अब यहां पर विद्यार्थी ये बता रहे हैं कि जो अंत में स्थित दीर्घ स्वर है, अगर उस पद के अंत में कोई दीर्घ स्वर है तो उस दीर्घ स्वर को क्या कर दिया जाएगा, ह्रस्व स्वर कर दिया जाएगा। यदि अगर वहां पर मान लो अ है तो उस अ को क्या कर दिया जाएगा विद्यार्थियों, वहां पर अम कर दिया जाएगा। सभी समासों में पूर्व पद के अंत में स्थित न का लोप हो जाता है। यहां पर सामान्य तौर पर बताया गया है कि जो सभी समास है उन सभी समासों के अंतर्गत जो पूर्व पद है उस पूर्व पद के अंतर्गत यदि अगर अंत में न है तो उस न का लोप कर दिया जाएगा। लोप करने से तात्पर्य है विद्यार्थियों वहां पर उसे हटा दिया जाएगा। जैसे मान लो विद्यार्थियों, हमने राजन शब्द है, अगर वह पूर्व पद में है तो वहां पर अंत में न है तो उस न को क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। कहा गया है कि यदा विभक्ति समीप इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम अव्यय पदम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते तदा असौ अव्ययी भाव समासो भवति। जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अवयव पद के साथ सुबंत के साथ नित्य समास होता है तब अव्ययी भाव समास होता है। अब विद्यार्थी यहां पर बताया है विभक्ति इत्यादि अर्थों में, विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अवयव पद के साथ अर्थात विभक्ति आदि अर्थों के अंतर्गत जो वर्तमान अवयव पद है उनके सुबंत के साथ नित्य समास होता है तब अव्ययी भाव समास होता है। अब आगे और देखते हैं विद्यार्थियों। अस्य समासस्य प्रथम शब्दः अव्ययम भवति। इस समास में जो प्रथम शब्द है, जो प्रथम पद है या पूर्व पद है वह क्या होता है, वह अव्यय होता है। अव्यव शब्दार्थस्य अर्थात पूर्व पदस्य प्रधानता भवति। अवयव शब्द के अर्थ में अर्थात जो पूर्व पद है उसकी प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो पूर्व पद है उस पद की प्रधानता होती है और वही अव्यय होता है। समासस्य पदद्वयम मिलित्वा अव्ययम भवति। समास के दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। अव्ययी भाव समासः नपुंसक लिंगस्य एकवचने भवति। अव्ययी भाव समास में जो अव्ययी भाव समास है वह नपुंसक लिंग का एक वचन होता है। अब विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर यह जाना कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो पूर्व पद है उसकी प्रधानता होती है, वह पूर्व पद अव्यय होता है। इस कारण से जो समस्त पद है वह भी अव्यय होता है और वह समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन के अंतर्गत होता है। यह सारी बातें हमने यहाँ पर जानी है।
अब विद्यार्थियों हम उदाहरणों की ओर अग्रसर होते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, समीप आदि अर्थों के अंतर्गत यहां पर बताया विद्यार्थियों विभक्ति, समीप इत्यादि अर्थों में। अब विभक्ति, समीप इत्यादि अर्थों में किस प्रकार से अव्ययी भाव समास होता है यहां पर हम देखेंगे। हरौ इति, अब यहां पर विद्यार्थियों विभक्ति अर्थ के अंतर है। अब विभक्ति कौन सी, यहां पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास होगा। अब सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास होगा हरौ इति। अब यहां पर विद्यार्थियों सप्तमी विभक्ति के अर्थ के अंतर्गत यहां पर अव्यय लाएंगे। अव्यय यहां पर उपसर्ग के रूप में आएगा, तो उपसर्ग यहां पर क्या आएगा विद्यार्थियों, अधि उपसर्ग आएगा। अब यहां पर अधि उपसर्ग के साथ समास होगा हरौ इति, और पद क्या बनेगा, अधि हरि, इस प्रकार से। और तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों अधिहरि का, अधिहरि का तात्पर्य है हरि में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों ग्रामे इति सप्तमी विभक्ति के ही अर्थ में है। अव्यय कौन सा आएगा यहाँ पर, अव्यय पद कौन सा आएगा या उपसर्ग कौन सा आएगा, यहाँ पर उपसर्ग आएगा विद्यार्थियों अधि, और हमारे पास में समस्त पद क्या होगा, अधिग्रामम, तात्पर्य क्या है, गांव में। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ पर विभक्ति आदि अर्थों के अंतर्गत वहां पर अध्ययन किया था, तो विभक्ति का हमने अध्ययन किया है। उसी प्रकार से हम जो शेष बचे हुए हैं उनका अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों आगे है समीपार्थे, और समीपार्थे के अंतर्गत जो अव्यय है वह क्या होता है, जो उपसर्ग है वह क्या आता है, वह आता है उप। अब यहां पर विद्यार्थियों कृष्णस्य समीपम, तो समीपार्थे क्या जो पद है वह आता है, जो अव्यय पद है वह क्या आता है, वह आता है उपसर्ग। तो यहां पर विद्यार्थियों कृष्ण से समीपम, हमारे पास में समस्त पद क्या बनेगा, उपकृष्णम। अब तात्पर्य क्या होगा, कृष्ण के पास। अब यहां पर समास का क्या उपयोग है विद्यार्थियों, यदि अगर हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो हम पूरा पद इस प्रकार से लिखेंगे कृष्णस्य समीपम, और यदि अगर समास करके हम उसे लिखते हैं तो संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं वहां पर उपकृष्णम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम संक्षिप्त करके वाक्यों का प्रयोग करने के दौरान समास के पदों का प्रयोग कर सकते हैं संक्षिप्त रूप से। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे का उदाहरण देखते हैं, गंगायाः समीपम। अब यहां पर समीप अर्थ में कौन सा उपसर्ग ले रहे हैं, उप, और यहां पर पद, समस्त पद हमारे पास में क्या आएगा विद्यार्थियों, उपगंगम, अर्थात गंगा के पास। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ के अंतर्गत अधि उपसर्ग, समीप अर्थ के अंतर्गत उपसर्ग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों अभावार्थे। अभाव अर्थ के अंतर्गत विद्यार्थियों निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और उपसर्ग का प्रयोग करने से पूर्व जो पद है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए पक्षी मक्षिकाणाम अभावः, अभाव अर्थ में निर, पद क्या बनेगा विद्यार्थियों, समस्त पद निरमक्षिकम, अर्थात अभाव। मक्षी से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, मक्खियों का अभाव, इसका तात्पर्य होगा। मशकानाम अभावः, अभाव अर्थ में निरुपसर्ग क्या बनेगा, निरमशकम। अब मशक से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, मच्छर, अर्थात मच्छरों का अभाव, इस प्रकार से यहां पर इसका अर्थ होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों समृद्धि अर्थ में। तो यहां पर सु जो अव्यय है उसका प्रयोग होगा। अब सु अव्यय के अंतर्गत विद्यार्थियों देखते हैं अभ्यासानाम समृद्धि। अब समस्त पद क्या होगा, स्वाभ्यासम, तात्पर्य क्या होगा, अभ्यास की समृद्धि या अभ्यास की अधिकता, उसका तात्पर्य होगा। यवनानाम वृद्धि, वृद्धि अर्थे दुराव्यय। अब दुर के अंतर्गत क्या होगा विद्यार्थियों, समास बनकर क्या आएगा हमारे सम्मुख, यवनानाम वृद्धि दुर यवनम, अर्थात जो यवन वंशी है उनकी कमी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हिमस्य अत्ययः, अत्ययार्थे क्या अव्यय होगा, अति, और पद क्या बनेगा, हिमस्य अत्यय अति हिमम, अर्थात हिम की अधिकता। वर्षायाः अत्ययः ज्यादा होना, इसका तात्पर्य है अत्ययार्थे ज्यादा होना। अव्यय क्या आएगा, अति, हमारे पास में समस्त पद क्या बनेगा विद्यार्थियों, अति वर्षम, अर्थात वर्षा की अधिकता या वर्षा का ज्यादा होना, इसका तात्पर्य है। शेष जो बचे हुए हैं विद्यार्थियों उनका भी अध्ययन करते हैं। देखते हैं रथानाम पश्चात, ये हमारा विग्रह है। अब पश्चात अर्थे अव्यय क्या आएगा, अनु, हमारे पास में पद क्या बनेगा विद्यार्थियों, समस्त पद अनुरथम, अर्थात रथ के पीछे। गुणस्य योग्यम, योग्यतार्थे योग्य होने का भाव, अनु। अब यहां पर गुणस्य योग्यम अनुगुणम, अर्थात गुण के योग्य। रूपस्य योग्यम अनुरूपम, अर्थात रूप के योग्य। दानस्य योग्यम अनुदानम, क्या बनेगा विद्यार्थियों, दान के योग्य। और इन सब का जो अर्थ है विद्यार्थियों वह क्या है, योग्यता अर्थ में
अनु अव्यय का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर समस्त पद बनाया है। दिनम दिनम प्रति विप्सा अर्थे, विप्सा से तात्पर्य विद्यार्थियों बार बार, यहां पर किस अव्यय का प्रयोग होता है? प्रति। अब यहां पर विद्यार्थियों पद क्या बनेगा? समस्त पद प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, अर्थात दिन दिन, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थियों, शक्तिम अनतिक्रम्य। अब अनतिक्रम्य अर्थ के अंदर किस अव्यय का प्रयोग होगा? यथा। अब पद क्या बनेगा? समस्त पद यथा शक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। अनतिक्रमार्थी से तात्पर्य विद्यार्थियों अर्थात जो उसकी योग्यता है उसका अतिक्रमण नहीं हो। तो अर्थ क्या हुआ वहां पर? शक्ति के अनुसार। हरेः सादृश्यम, सदृश्य अर्थे, यहां पर सह अव्यय है और उसके साथ में हम जो पद है वह क्या बनेगा? हरेः सादृश्यम स हरिः। चक्रेण युगपत, इसको सही कर लेते हैं, चक्रेण युगपत, योगपद्य अर्थे सह। अब विद्यार्थियों चक्रेण युगपत क्या बनेगा? स चक्रम, अर्थात चक्र के साथ। और हरे सादृश्यम स हरि से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? हरि जैसा। इस प्रकार से इन पदों का यहाँ पर अर्थ है। अब विद्यार्थियों हम आगे जो शेष बचे हुए पद हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, रामायण पर्यंतम अर्थात पर्यंत अर्थ, पर्यंत अर्थ के अंतर्गत सह अव्यय, सह अव्यय लगाने पर क्या पद बनेगा? स रामायणम, अर्थात रामायण तक, इसका तात्पर्य हुआ। पर्यंत अर्थ से क्या तात्पर्य है? तक, तो स रामायणम, रामायण तक। मास पर्यंतम, समस्त पद क्या होगा? सह मासम, क्या होगा? महीने तक। और वर्ष पर्यंतम अर्थात सह वर्षम, वर्ष तक। अब विद्यार्थी यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर तो सह का सिर्फ सह बचा था और यहां पर हमने सह पूरा लिखा है। तात्पर्य यह है विद्यार्थियों जब भी समय का प्रसंग होगा वहां पर सह पूरा लिखा जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इन उदाहरणों को समझा है। अब विद्यार्थियों परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में जानते हैं। देखिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों इस प्रकार से, अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। अधोलिखित रेखांकित पदों में समस्त पदों के विग्रह अथवा विग्रह पदों के समास करके समास का नाम लिखो। अब यहां पर बताया गया विद्यार्थियों, रमेशः प्रतिवारम प्रयासम करोति। यहां पर प्रतिवारम का हमें क्या करना है विद्यार्थियों? समास कार्य करना है। गोविंदः यथाशक्ति दानम ददाति, मूर्खा प्रतिकूलम आचरन्ति, स प्रतिदिनं देवालयं गच्छति, इदं स्थानं निर्जलम अस्ति, स चक्रेण सह गच्छति। रमेश प्रतिवारम प्रयासम करोति, रमेश प्रत्येक बार प्रयास करता है। गोविंद अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है। मूर्ख प्रतिकूल आचरण करते हैं, वह प्रतिदिन देवालय जाता है। यह स्थान निर्जल है अर्थात जल से रहित है, वह चक्र के साथ जाता है। अब विद्यार्थी यहाँ पर प्रतिवारम, यथाशक्ति, प्रतिकूलम, प्रतिदिनम, निर्जलम, चक्रेण सह, जो ये पद आए हैं उन पदों के अंतर्गत हमें समास कार्य करना है और समास कार्य के अंतर्गत जो समस्त पद हैं उनका विग्रह करना है और जो विग्रह है उनका क्या करना है विद्यार्थियों? समास कार्य करना है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, प्रतिवारम, प्रतिवारम का हम किस प्रकार से करेंगे? वारम वारम प्रति, समास क्या होगा? अब यही भाव समास है। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, अब यही भाव समास है। प्रतिकूलम, कूलम कूलम प्रति, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, अव्ययी भाव समास है। निर्जलम, जलस्य अभावः, अव्ययी भाव समास है। चक्रेण सह, सचक्रम, अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार से जो प्रश्न है उस प्रश्न को हमने यहाँ पर हल किया है। अब विद्यार्थियों हम एक और उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए उस उदाहरण में किस प्रकार से, अधोलिखित समस्त पदानाम विग्रहम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। अधोलिखित समस्त पदों के विग्रह अथवा विग्रह पदों के समास करके समास के नाम लिखो। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर पद दिए हुए हैं, विग्रह करके अथवा समास करके हमें यहाँ पर लिखना है और अंत में समास का नाम लिखना है। पदानि विग्रह समासम समासस्य नाम। अब विद्यार्थी पद दिए हुए हैं, अनुरूपम, अनुगंगम, हरौ इति, कृष्णस्य समीपम। अब विद्यार्थियों इन एक एक पद को लेते हैं और उसे समास कार्य से युक्त करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अनुरूपम,
अब हमें इसका समास का विग्रह करना है। क्या विग्रह होगा? रूपस्य योग्यम। और समास क्या होगा? अव्ययी भाव समासः। अनुगंगम, गंगायाः समीपे, अव्ययी भाव समासः। समास कार्य क्या होगा? गंगायाः समीपम, और इस के अंतर्गत समास कौन सा है? अव्ययी भाव समासः। हरौ इति, अब यहां पर क्या है विद्यार्थियों? अधिहरि, अव्ययी भाव समासः। कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम, अव्ययी भाव समासः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यह देखा कि यहाँ पर जो समस्त पद है अनुरूपम, उसका विग्रह हमने क्या किया? रूपस्य योग्यम, अनुगंगम, गंगायाः समीपे। अब यहाँ पर जो विग्रह पद है विद्यार्थियों उसको हम समास युक्त करते हैं। हरौ इति अधिहरि, कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की कक्षा के अंतर्गत हमने समास के बारे में अध्ययन किया है, और समास के अंतर्गत विद्यार्थियों हमने अव्ययी भाव समास का अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों अव्ययी भाव समास किस प्रकार से होता है, वहां पर अंत में क्या शेष रहता है, समस्त पद बनने के उपरांत वह किस लिंग के अंदर होता है, इन सभी बातों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों हम व्याकरण के एक नवीन विषय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।